जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। आज के इस वीडियो में देखिए इन टॉपिक पर बात करने वाली हूं जो आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। कल यानी कि 13 मई को दिल्ली हाई कोर्ट में इक्वल एमएसपी केस की जो सुनवाई थी, इसमें क्या वजह थी कि हमें एक नेक्स्ट डेट देखने के लिए मिली है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे और कुछ अपडेट देखेंगे इक्वल एमएसपी केस से जुड़ी हुई। इसी के साथ देखिए कुछ कमेंट्स हैं बेसिक को लेकर, एसीपी को लेकर, सर्कुलर 568 के एरियर को लेकर, और इसी के साथ कुछ सवाल हैं मेरी फैमिली पेंशनर्स बहनों के, जिसको आज के इस वीडियो में मैंने शामिल किया है और जिसके लिए हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देखिए यहाँ मुझे ये बात शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी जो मैं वीडियोस में ये प्रयास कर रही हूँ कि वीडियोस के माध्यम से आप सभी लोगों को इसके बारे में अवेयर करूँ, जागरूक करूँ कि आपकी अगर बेसिक सही नहीं आ रही है तो इसको लेकर आप कार्रवाई करिए। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे वेटरन्स और फैमिली पेंशनर्स बहनें भी अपनी बेसिक सही करवाने के लिए मुझसे कॉल करती हैं, कमेंट्स करती हैं और अपनी सारी मतलब बेसिक से जुड़ी सारी जानकारी जान के अगर कहीं पता चलता है कि बेसिक सही नहीं है तो इसको लेकर घर बैठे सीपी ग्राम के माध्यम से कंप्लेन दर्ज करवा रहे हैं और इसमें इनको सफलता भी मिल रही है। तो ये कोशिश है मेरी अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को आपकी सही पेंशन दिलवाने की, और जिसमें देखिए कहीं ना कहीं हम सफल भी हो रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में ऐसी ही कुछ जानकारी लेके आई हूँ जो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिए और मेरे वीडियोस में दी गई जानकारी आप सभी लोगों के लिए अगर यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो को शुरू करते हुए देखिए सबसे पहले बात करते हैं इक्वल एमएसपी केस की। कल यानी कि 13 मई को इक्वल एमएसपी केस की हुई सुनवाई और इसमें देखिए जो एक नई डेट मिली है देखने के लिए। अब इसमें बहुत सारे वेटरन से लिख रहे हैं कि मैम हमें पता था कि एक अगली डेट देखने के लिए मिलेगी और हुआ भी वही, एक नेक्स्ट डेट मिली। हमें भी ये पता था कि एक अगली डेट जरूर से मिलेगी क्योंकि देखिए इस तरीके से जो जटिल मामले होते हैं, जो पुराने केस होते हैं, आप सभी को पता है कि एक केस अगर कोर्ट में जाता है सालों लग जाते हैं उसमें जीत मिलने में या उसके जजमेंट आने में। तो हमें भी पता था कि एक डेट मिलेगी अगली, लेकिन हम ये चाहते थे, कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि देखिए कम से कम सुनवाई शुरू हो। अगर कोर्ट में सुनवाई होगी, सरकारी पक्ष के वकीलों की, हमारे पक्ष के वकीलों की अगर दलीलें सुनी जाएगी तभी ये केस आगे बढ़ेगा और केस आगे बढ़ेगा तभी अपने मंजिल तक पहुंचेगा। ऐसे में देखिए वॉइस ऑफ एक्स सर्विस सोसाइटी ने ये पूरा प्रयास किया था कि हर बार की तरह दोपहर के बाद यानी कि लंच के बाद जो सुनवाई हो रही थी वैसी ना हो और ये सुनवाई थोड़ी जल्दी हो जाए, और हुआ भी यही। सुनवाई जल्दी हुई लेकिन फिर भी किसी वजह से देखिए एक नेक्स्ट डेट देखने के लिए मिली है जो है 27/5/2024, यानी इसी महीने 27 तारीख को फिर से ये नई बैच जो भी सुनवाई कर रही है, क्योंकि 2-3 टाइम से हम ये देख रहे हैं कि नई बैच के सामने ये सुनवाई हो रही है। तो ऐसे में अब 27 तारीख को इक्वल एमएसपी केस जो है उसकी फिर से सुनवाई होगी दिल्ली हाई कोर्ट में। और जैसे कि मैंने अभी कहा, उम्मीद करते हैं कि कम से कम दलीलें शुरू हो जाए, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आरटीआई के माध्यम से भी इकट्ठा कर दिए गए हैं जिसको कोर्ट में पेश किया गया है। पुख्ता सारे सबूतों के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि देखिए ओआरस और जेसीओस जो जोखिम का सबसे ज़्यादा सामना करते हैं उनको उनका हक मिले, यानी 15,500 ऑफिसर्स रैंक के बराबर एमएसपी मिले। इसके लिए हमें देखिए 27/5/2024 तक इंतज़ार करना पड़ेगा। जो भी अपडेट होगी वीडियो के माध्यम से शेयर कर दूंगी। चलिए अब कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। देखिए एक वेटरन्स लिख रहे हैं कि मैम आई रिटायर्ड इन अप्रैल 1997 आफ्टर कंप्लीट 17 ईयर्स। सर एप्लीकेबल फॉर एसीपी और 568 के टेबल के बारे में यानी एरियर के बारे में जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये पूछ रहे हैं एसीपी के लिए। यहाँ पर देखिए ये जो एसीपी से जुड़ी जानकारी हो, एमईसीपी से जुड़ी जानकारी हो, कुछ एक सर्कुलर की जानकारी हो, जब इससे जुड़ी जानकारी हम वीडियो के माध्यम से शेयर करते हैं तो देखिए हमारा उद्देश्य इसके लिए ये है कि सिर्फ ये एक कमेंट नहीं है, बहुत सारे वेटरन्स या फैमिली पेंशनर्स के इस तरीके से कमेंट होंगे
तो वो वीडियोस देख के उनको खुद ब खुद इसके बारे में जानकारी जो है मिलती रहती है। अब इन्होंने यहाँ पर पूछा है एसीपी के लिए, तो देखिए इन्होंने लिखा है कि 1997 में ये रिटायरीज आए हैं। ऐसे में देखिए एसीपी जो है 2003 से लेकर 2005 तक जो रिटायरीज आए हैं ऐसे वेटरन्स के लिए है, इसीलिए इनको एसीपी का लाभ जो है नहीं मिल सकता है, एसीपी के लिए ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सर्कुलर 568 जो है उसके लिए कर सकते हैं, क्योंकि 2006 में ये पेंशन ले रहे थे। तो अगर इनको लगता है कि सर्कुलर 568 के हिसाब से इनकी पेंशन कम आ रही थी 2006 में, तो इसके लिए ये कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं सीपी ग्राम में। या ऐसा मामला अगर आपके साथ भी है तो इसके लिए सर्कुलर 568 के लिए आप कंप्लेन कर सकते हैं। पर एसीपी जो है 2003 से लेके 2005 वालों के लिए है। अब यहाँ पर सवाल होंगे 2006 से पहले जो रिटायरीज आए हैं हमारे, वो वेटरन्स भाइयों के, या 2000 साल से पहले जो रिटायरीज आए हैं 80s में, 90s में, 70s में, वो ये कहेंगे कि अगर हमें एसीपी नहीं मिल रहा है या एमएससीपी नहीं मिल रहा है तो हमारी पेंशन पिछड़ जा रही है, हमें इस तरीके का कोई भी लाभ नहीं मिल रहा, हमारी पेंशन कैसे सही होगी। देखिए ओआरओपी इसीलिए मांगी जा रही थी कि जो पुराने वेटरन्स हैं, जो पुराने रिटायरीज हैं हमारे भाई, उनको भी आज के बराबर, जो एक सैनिक, एक सिपाही, एक हवलदार, एक नायक रैंक के जो पेंशन ले रहे हैं, वही पेंशन पुराने बंदों की भी की जाए, रैंक के वाइज सबके एक पेंशन रहे, इसीलिए ओआरओपी की मांग की जा रही थी। अब ये विसंगतता है, ये दुख की बात है कि ओआरओपी सही तरीके से लागू नहीं हुई, लेकिन बहुत सारे वेटरन्स और फैमिली पेंशनर्स को ओआरओपी 1 हो या ओआरओपी 2 हो, इनमें इनका रिवीजन हुआ है पेंशन में और फायदा भी हुआ है। उम्मीद करते हैं कि ओआरओपी 3 में ये सारी विसंगतता सही कर दी जाएगी और सबको समान पेंशन जो है वो मिलेगी, चाहे एसीपी मिली हो, चाहे एमएससीपी मिली हो या ना मिली हो। तो इसके लिए हमें 1 जुलाई 2024 तक का इंतजार करना पड़ेगा। अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं, देखिए मैम अभी तक 4th इंस्टॉलमेंट जो है वो नहीं मिला, एज इनकी है 72 ईयर्स, क्या करना होगा। एक वेटरन्स लिख रहे हैं जिनकी एज 72 ईयर्स है, वो लिख रहे हैं कि 4th इंस्टॉलमेंट नहीं मिला है, यानी पहला, दूसरा और तीसरा इंस्टॉलमेंट जो है ओआरओपी 2 के एरियर का वो मिल चुका है। अगर हम ये मान के चलें तो इसके लिए सीपी ग्राम पर ग्रेवेंस देना है। आप जैसे सीपी ग्राम पर ग्रेवेंस देंगे तो आपकी कंप्लेन जो है पीसीडीए तक पहुंचाई जाएगी और ये एरियस आपके खातों में क्रेडिट कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए इन वेटरन्स की एज 72 ईयर्स है। ऐसे में आप सभी को पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो एजेड पेंशनर्स हैं उनको एक ही इंस्टॉलमेंट में पेंशन का एरियस का भुगतान कर देना था। हालांकि यहाँ पर ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो सीपी ग्राम में कंप्लेन करने से जो ओआरओपी 2 का एरियर है वो भी जल्दी से खातों में क्रेडिट हो जाएगा। अगला कमेंट देख लेते हैं। मैम 2007 में मैं रिटायरीज हूँ, वाई ग्रुप है, 20 साल सर्विस है, हवलदार रैंक है, अभी मुझे 20,049 रुपये यानी 20,050 रुपये बेसिक मिल रही है, तो इसके लिए क्या करूं। ये बेसिक नहीं है सही। इन वेटरन से जब मेरी बात हुई तो इनको मैंने समझाया, देखिए आप समझ सकते हैं यहाँ पर 2007 में ये रिटायरीज हैं, वाई ग्रुप है, हवलदार रैंक से रिटायरीज हैं। ऐसे में ओआरओपी 2 की टेबल नंबर 7 के हिसाब से, सर्कुलर 666 में जो टेबल नंबर 7 है उसके हिसाब से 22,007 रुपये जो है पेंशन बेसिक होनी चाहिए हवलदार रैंक, वाई ग्रुप और 20 साल की सर्विस के लिए। तो इस तरीके का कोई मामला है हमारे किसी वेटरन्स भाई का तो वो भी ध्यान रखें और इसके लिए सीपी ग्राम में जरूर से कंप्लेन दें। इनको भी मैंने सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन करने के लिए कह दिया है। आप स्पर्श में भी ग्रेवेंस दे सकते हैं, लेकिन सीपी ग्राम में ग्रेवेंस देने से जो कंप्लेन है वो आपकी जल्दी सुनी जाएगी, कार्रवाई जल्दी होगी। अगला कमेंट देख लेते हैं। एक वेटरन्स लिख रहे हैं कि दीदी प्लीज सीईए अमाउंट कब मिलेगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का जो पैसा मई महीने के लास्ट से उसका भुगतान शुरू हो गया था, तो इनमें शायद इनको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का पैसा जो है नहीं मिला है, ये ऐसी कमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और इसके बारे में मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में बात भी की है। जब आप सीईए के लिए यानी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए क्लेम करते हैं केएसबी की साइट पर जाकर, तो फिर एक बार जब आप क्लेम कर देते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं, रिजल्ट वगैरह, फिर उसके बाद आपको कुछ दिनों के बाद आपको केएसबी की साइट पर जाकर चेक करते रहना है कि कहीं कोई क्वेरीज तो नहीं आई है। क्योंकि वो एक लेटर, केएसबी का एक लेटर मैंने डिटेल में शेयर किया था एक वीडियो में, जिसमें ये कहा गया था कि वेटरन्स क्या गलती करते हैं जहां पर उनका जो क्लेम है ये अप्रूव नहीं हो पाता है।
तो ऐसे में आप कुछ कुछ समय में आप जब चेक करेंगे केएसबी की साइट पर कि कहीं केएसबी की तरफ से कोई क्वेरीज तो नहीं आई है, आपने कोई डॉक्यूमेंट्स गलत तो अपलोड नहीं कर दिया है, डिस्चार्ज बुक में बच्चों का नाम कुछ गलत हो, स्पेलिंग में मिस्टेक हो, रिजल्ट जो आता है उसमें स्कूल में स्पेलिंग में मिस्टेक हो, इस तरीके के मामले भी सामने आते हैं। स्कूल का राउंड स्टेप वाला सिग्नेचर ना होना रिजल्ट में, ये भी प्रॉब्लम आती है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो एक बार चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए अगर क्लेम कर दिया फिर भी पैसा नहीं आया तो उसके लिए केएसबी में कॉल कर दीजिए। केएसबी की फ़ोन नंबर भी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में शेयर किए हैं, मेरे चैनल पर आपको वो वीडियो मिल जाएंगे। तो उसमें आप केएसबी को कॉल करके आप इसकी सारी डिटेल जो है वो मांग सकते हैं। फिर जो गलतियां हैं उसको सुधारिए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का पैसा आपको मिल जाएगा। अगला कमेंट देख लेते हैं। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इनहेंस रेट पेंशन फॉर फैमिली पेंशन? हमारी एक फैमिली पेंशन बहन पूछ रही हैं कि जब वेटरन्स की डेथ हो जाती है, फैमिली पेंशन शुरू होता है तो इनहेंस रेट से कब मिलता है और ऑर्डिनरी रेट से कब मिलता है? तो यहाँ पर देखिए, जब किसी वेटरन्स की डेथ हो जाती है, अगर उस वेटरन्स की एज 67 ईयर्स से कम है तो ऐसे में उस फैमिली पेंशनर्स को इनहेंस रेट से पेंशन मिलती है। जितने भी साल उस वेटरन्स के 67 ईयर्स कंप्लीट होने में बचे हो उतने साल तक, 7 साल अमूमन होती है। जैसे 60 साल में डेथ हो जाती है तो 67 ईयर्स तक, 55 ईयर्स में डेथ हो जाती है तो 62 ईयर्स तक, इसलिए 7 साल तक इनहेंस रेट से मिलती है। उसके बाद ये जो पेंशन है फैमिली पेंशनर्स की, वो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन जो है उसमें कन्वर्ट हो जाती है। जब भी किसी वेटरन्स की डेथ हो जाती है उसके बाद एक पीपीओ जनरेट होता है फैमिली पेंशन का। वो पीपीओ सभी फैमिली पेंशनर्स के पास होना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पर ये चीज़ देखिए, बहुत अच्छा कमेंट था और आज इसको लेकर मुझे ये बात करने का मौका भी मिल गया कि मेरी सभी फैमिली पेंशनर्स बहनों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास आपका फैमिली पेंशन जब स्टार्ट हुआ तब का पीपीओ नहीं आया है तो जिला सैनिक बोर्ड से, अपने जो भी नज़दीकी जिला सैनिक बोर्ड है उसमें जाइए और ये पीपीओ ज़रूर से मांगिए। आपको पेंशन सही मिली है, नहीं मिली है, इनहेंस रेट से मिलनी चाहिए थी, कहीं ऑर्डिनरी रेट से तो नहीं शुरू कर दिए। अगर ऐसी कोई भी विसंगतता है तो यही जो फैमिली पेंशन का पीपीओ बन के आता है, इसी से पता चलेगा कितने साल तक आपको इनहेंस रेट से मिलनी है, ऑर्डिनरी रेट कब होगी। ये सारी डिटेल उस पीपीओ में लिखी हुई होती है। कई फैमिली पेंशनर्स के पीपीओ हमने ये देखे हैं जहां पर 7 साल के बदले 5 साल तक इनहेंस रेट से पेंशन दे दी गई है। कुछ एक में तो 2 साल 3 साल तक दे दी गई है, जबकि उनको 5 या 6 साल तक मिलनी चाहिए थी। ऐसे बहुत सारे मामले जो है हमारे सामने आते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें हमारी सही पेंशन मिलती रहे या हमारा कोई भी पैसा इस तरीके से फंसा न रहे, इसके लिए फैमिली पेंशनर्स के पास उनका पीपीओ होना बहुत ज़रूरी है और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यही कुछ जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। बाकी इसको लेकर आपके जो भी विचार है कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर से शेयर करिएगा। और इसी के साथ आज की इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।